हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 5 की शुरुआत में जियांग ने अपनी सोसाइटी की लड़कियों को अपने घर पर बुलाया होता है, जो कि इसकी ब्रांडेड चीजें खरीदने के लिए आई होती हैं। ये यहाँ पर जियांग से चीजें खरीद तो रही होती हैं, लेकिन साथ में जियांग की बहुत ज्यादा इंसल्ट भी कर रही होती हैं। लेकिन जियांग इनको कुछ भी नहीं कह पाती और खामोश यहाँ पर खड़ी रहती है। और फिर जियांग रात को अपना सामान पैक करके अपने घर से निकल आती है, लेकिन यहाँ से जाते हुए बहुत ज्यादा दुखी होती है। और अब जियांग अपना सामान लेकर तेंग्यू में ही आ गई होती है, क्योंकि इसके पास सिवाय तेंग्यू की और कोई भी जगह नहीं है। अब जब ये फैक्ट्री के अंदर जो रूम और बाथरूम होता है उसको देखती है तो ये बहुत ज्यादा गंदा होता है। और फिर ये इंटरनेट पर इसको साफ करवाने के लिए किसी को ढूंढने लगती है, लेकिन उनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा होती है, जिसको देखने के बाद जियांग यहीं पर बैठ जाती है। और फिर इसके बाद जब ये अपने लिए जूस लेकर वापस आ रही होती है तो ये यहाँ पर इसी डॉग को देखती है, उसे कहने लगती है कि क्या तुम्हें पता है कि इस दौर में लुक्स बहुत काउंट करती हैं, तुम बहुत ही गंदे हो। और फिर इसको फैक्ट्री के अंदर ले आती है और इसको नहलाने लगती है। नहाने के बाद ये डॉग काफी अच्छा लग रहा होता है। और फिर जियांग अपने लिए इंस्टेंट नूडल्स बनाती है। इसके पास कुछ सॉसेजेस होते हैं जो ये इस डॉग को भी खिला देती है। नूडल्स खाने के बाद जियांग इसी कैफेटेरिया में सो जाती है। और अगली सुबह जब ये फैक्ट्री के मेन एरिया में आती तो यहाँ पर वर्कर्स आ गए होते हैं, जो जियांग को देखकर कहने लगते हैं कि हमने तुम्हारा लगेज देख लिया था, तो हमें पता था कि तुम यहाँ पर आ गई हो, इसलिए हमने तुम्हारे लिए ऊपर वाला रूम और बाथरूम साफ कर दिया है। फिर ये वर्कर्स जियांग को ये रूम और बाथरूम दिखाने के लिए ऊपर ले आते हैं। एक वर्कर कहने लगता है कि मैंने अपने बेटे से कहा है कि वो दोपहर तक तुम्हारे लिए यहाँ पर शॉवर भी इंस्टॉल कर दे, और इन्होंने बाथरूम में जियांग के लिए बाथटब भी इंस्टॉल कर दिया होता है। और फिर ये वर्कर जियांग को यहाँ की चाबी दे रहा होता है कि यहाँ की सिर्फ ये एक ही चाबी है और अब से ये जगह सिर्फ तुम्हारी होगी, और अगर तुम्हें फ्यूचर में भी किसी चीज की जरूरत होगी या तुम्हें सफाई के लिए किसी की मदद चाहिए हुई तो हमें बता देना। ये लोग इतने काइंड होते हैं जिसके कारण जियांग इमोशनल हो जाती है और इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक बूढ़ा वर्कर कहने लगता है कि हमें नहीं पता कि हम यहाँ पर कितनी देर तक हैं, लेकिन जब तक हम यहाँ पर हैं हम तुम्हारे ग्रैंडपा और मॉम के खातिर तुम्हारा ख्याल रखेंगे। जियांग इन सबका शुक्रिया अदा करती है। फिर जियांग इस ऑफिस में आ जाती है और ये डॉग से कहती है कि अब से मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर रहूंगी। अब शो की आंट उसके घर पर आती हैं और कहने लगती हैं कि तुम फैक्ट्री दिखाने के लिए कुछ लोगों को लेकर आए थे, क्या तुम ये बात नहीं जानते कि ये फैक्ट्री तुम्हारी मॉम की जिंदगी है। शो कहता है कि फिर मेरी मॉम की जिंदगी खतरे में है। आपको पता है कि वो हर महीने घर से इस फैक्ट्री को सपोर्ट करने के लिए पैसे लगाती हैं, क्या आपको लगता है कि वो ऐसे इसको चला पाएंगी। साथ ही शो को इसकी मॉम की कॉल आ जाती है और अब शो अपनी आंट के साथ अपने घर पर जाता है। शो जैसे ही अंदर आता है तो इसकी मॉम कहती है कि तुम यहीं पर खड़े हो जाओ। आंट कहती है कि क्यों ना हम लोग बैठकर बात करें, तो इसकी मॉम कहती है कि तुम बैठ सकती हो लेकिन ये यहीं पर खड़ा रहेगा। शो की मॉम इसे कहती है कि क्या तुम जानते हो कि तुम गलत हो। शो कहता है मॉम क्या आप जानती हैं कि मैंने फाइनेंस क्यों स्टडी किया है। आंट कहने लगती है कि हम जानते हैं कि तुमने बिजनेस के फाइनेंशियल मामलात में मदद करने के लिए फाइनेंस स्टडी किया है। शो कहता है कि मेरा कभी भी ये मकसद नहीं था। शो कहता है कि मेरा मकसद उन बेकार बिजनेस कंपनी को खत्म करना है जो सोसाइटी को कोई भी फायदा नहीं दे रही। इसकी मॉम कहने लगती है कि अगर तुम्हारे डैड तुम्हें ये कहता हुआ सुन लेते तो शो कहने लगता है कि मेरे डैड भी मेरी बात से एग्री करते, जो काबिल है वो सरवाइव करे और जिसको खत्म हो जाना चाहिए वो खत्म हो जाए। इस तरह हम बड़ी घटनाओं को होने से रोक सकते हैं। इसकी ये बात सुनकर इसकी मॉम इस पर भड़कना शुरू कर देती है। शो कहने लगता है कि अगर आप मेरी बात मान लेती तो शूफेंग को इक्विपमेंट अपग्रेड करने के लिए फंड मिल जाता और इक्विपमेंट्स के कारण जो आग लगी थी वो कभी न लगती। इसकी मॉम तो अब बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई होती है, गुस्से में कहने लगती है कि तुम अभी तक इस बात का इल्जाम मुझे दे रहे हो। शो कहता है कि मैं आपको इल्जाम नहीं दे रहा, लेकिन मैं अपना माइंड भी नहीं चेंज करूंगा। मॉम कहती है कि यहाँ से चले जाओ। ये सुनते ही शो यहाँ से चला जाता है। आज यूशन जियांग से मिलने के लिए आई होती है। जियांग से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो यूशन कहती है कि फ्री यूनिकॉर्न ग्रुप की सीईओ होने के नाते मैं अपनी आखिरी जॉब मुकम्मल करने के लिए आई हूँ। ये जियांग को एक फाइल सेंड करती है और इसे बताती है कि इसके अंदर तुम्हारे डैड के उन सभी दोस्तों की लिस्ट है जिनको तुम्हारे डैड ने प्राइवेटली पैसे दिए हुए हैं, और ये कुल अमाउंट 5 मिलियन से ज्यादा है। ये वक्ती तौर पर फैक्ट्री रेंट पर लेने के लिए तुम्हारे फाइनेंशियल प्रेशर को कम कर सकती है। जियांग पूछती है कि क्या इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो यूशन कहती है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट होता तो मैं तुम्हें ट्राई करने का ना कहती। और अब जियांग इन सभी लोगों को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। कुछ तो इससे मिलते नहीं है और कुछ कहते हैं कि हमने तो तुम्हारे डैड से कोई पैसे उधार ही नहीं लिए। शो जिम में होता है तो जियांग इसके पास आती है। शो कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम मेरा कैफे में इंतजार करो, तो जियांग कहती है कि मेरे पास इंतजार करने के लिए वक्त नहीं है, क्या तुम मुझे और 10 दिन दे सकते हो। तो शो कहते हैं कि ठीक है। ये कहकर जियांग जाने लगती है तो शो कहता है कि क्या तुम फैक्ट्री रेंट करने का सोच रही
रही हो ताकि तेंग्यू के बिजनेस को चला सको। जियांग इसको कहती है कि अपने काम से काम रखो। शू कहता है कि तुम्हें अभी तक ये मालूम नहीं हुआ कि तुम्हें किन मुश्किलात का सामना है। तेंग्यू लेने के बाद जियांग इसकी ये बात सुनकर वापस मुड़ती है तो शू कहता है कि तुम जिस सिचुएशन में हो उससे निकलने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं। पहला, तुम तेंग्यू को किसी और को बेच दो और ऐसा करने के लिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम ऐसा करके कुछ प्रॉफिट भी कमा सकती हो। जियांग कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास इतना फालतू वक्त है कि जो मैंने अभी खरीदा है उसको अब मैं बेचती फिरूं। शू कहते हैं कि दूसरा रास्ता ये है कि सारे वर्कर्स को फायर कर दो क्योंकि अभी सिर्फ तुम्हें एक ऑफिस की जरूरत है। जियांग कहती है कि ये वर्कर्स 30 से 40 साल से तेंग्यू में काम कर रहे हैं, इसलिए मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती। शू कहते हैं कि कोई भी ओईएम फैक्ट्री इस तरह की कंपनी के वर्कर्स के साथ काम नहीं करना चाहती। जियांग कहती है कि मैंने कोई भी ओईएम फैक्ट्री ढूंढने का नहीं सोचा। ओईएम फैक्ट्री इस तरह की कंपनीज को सामान बना कर देती है। शू कहने लगता है कि मसला ये है कि ना तो तुम्हारे पास पैसे हैं और ना ही फैक्ट्री। अगर मैं तुम्हें और वक्त दे भी दूंगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। जियांग कहती है कि मैं तेंग्यू के मामला खुद ही देख लूंगी। ये कहकर ये जाने लगती तो शू कहता है कि मैं तुम्हें ये सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता हूँ। ये सुनने के बाद जियांग यहाँ से चली जाती है। ऑफिस आने के बाद शू ताओ से कहता है कि तेंग्यू का केस 10 दिन में सेटल करो। अब जियांग यंग जियान से मिलने के लिए आती है जिससे पैसों के बारे में पूछता है तो जियांग कहती है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है। यंग जियान कहते हैं कि क्या तुम मजाक कर रही हो मेरे साथ। तो जियांग कहती है कि मेरे डैड ने प्राइवेटली कुछ लोगों को पैसे उधार दिए हैं, अगर तुम वो पैसे लाने में मेरी मदद करोगे तो मैं सबसे पहले तुम्हारे दोस्तों के पैसे वापस कर दूंगी। यंग जियान इसकी ये बात सुनकर उठता है और यहाँ पर कुछ बर्तन पड़े होते हैं। एक बड़ा सा स्पून उठाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ये जब पीछे मुड़ता है तो जियांग काफी दूर खड़ी होती हुई कहने लगती है कि यही सबसे अच्छा रास्ता है, तुम इसके बारे में सोच सकते हो। ये कहकर जियांग यहाँ से चली जाती है। यंग जियान इसके पीछे आता है और इसे कहता है कि क्या तुम अपना वादा निभाओगी। जियांग कहती है कि तुम्हें क्या लगता है। तो यंग जियान कहते हैं कि ठीक है, फिर हमारी डील फाइनल हो गई है। अब जियांग अपने डैड के एक दोस्त से मिलने के लिए आई होती है यंग जियान के साथ, जिसको कह रहा होता है कि जब भी तुम मेरे रेस्टोरेंट पर खाना खाने आओगी तो तुम्हारे डैड के साथ मेरी दोस्ती की खातिर मैं तुम्हें 50% डिस्काउंट दूंगा। जियांग कहने लगती है कि पहले मेरे डैड ने आपको फ्री यूनिकॉर्न ग्रुप का डिस्काउंट कार्ड नहीं दिया था बल्कि आपको 100,000 यॉन दिए थे और आपका लिहाज करते हुए मेरे डैड ने आपसे कोई कॉन्टेक्ट भी नहीं किया था। ये कहने लगता है कि तुम जो भी कहो मेरे पास पैसे नहीं है। ये कहकर ये जाने लगते हैं तो यंग जियान कहता है कि इसका मतलब है कि तुम्हारी दोस्ती झूठी थी। और अब इसके हाथ में एक बैनर होता है और कहने लगता है कि मैं इसको कहाँ पर टांगू। तो ये कहने लगता है कि ऐसे मत करो, तुम तो मेरे कस्टमर्स को डरा रहे हो। और फिर जियांग अपने डैड के एक और दोस्त मिस्टर वांग से मिलने के लिए आती है जो कहने लगते हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि जब तुम मुश्किल में हो तो तुम मेरे पास आई हो। अपनी वर्कर को बुलाकर कहता है कि मेरे अकाउंट में जितने भी पैसे हैं वो तुम जियांग के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो वो कहने लगती है कि लोन देने के बाद आपके अकाउंट में तो सिर्फ 8600 यॉन है। फिर ये दोनों जब बाहर आते हैं तो जियांग इसे कहती है कि क्या तुम अच्छे अंदाज में बात नहीं कर सकते। यंग जियान कहते हैं कि अच्छा बिहेव करने का क्या फायदा है, क्या तुम्हें अभी भी इनका बदला हुआ रवैया नजर नहीं आ रहा। इसकी ये बात सुनकर जियांग गुस्से में आगे जाने लगती है लेकिन इसके जूते की एक हील टूट जाती है। यहाँ पर जो चेयर होती है जियांग उस पर जाकर बैठ जाती है और अपने दूसरे जूते की हील भी तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। यंग जियान इसके पास आता है और इसको इसके जूते की हील तोड़कर दे देता है। तो जियांग इसे कहती है कि मुझे माफ कर दो। यंग जियान कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हें माफी मांगनी भी आती होगी। यंग जियान कहने लगता है कि मुझे इस बात ने बहुत हैरान किया है कि तुम्हारे जैसी लड़की जिसने जिंदगी में कभी कोई मुश्किल नहीं देखी थी वो सिर्फ हमें हमारे पैसे वापस करने के लिए अपनी हील्स तक को तोड़ रही है। जियांग कहती है कि मैं ये पैसे इकट्ठे नहीं कर सकती हूँ। यंग जियान कहते हैं कि ये काम मेरे पर छोड़ दो। जिस शख्स से तुमने सबसे ज्यादा पैसे वापस लेने हैं वो तुमसे काफी दिनों से छुप रहा है। मुझे यकीन है कि मैं वो पैसे तुम्हारे लिए वापस ले आऊंगा। अब अगले दिन यंग जियान जियांग को बुलाता और उसे बताता है कि जिस आदमी को तुम ढूंढ रही हो वो अभी सी क्लब में मौजूद है। जियांग कहती कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जाकर पैसे लेना अच्छा लगेगा। यंग जियान कहता है कि वो इस जगह पर है इसीलिए तो उसे पैसे निकलवाना हमारे लिए आसान होगा। जियांग कहती कि चलो फिर चलते हैं। तो यंग जियान कहता है कि सी क्लब में सिर्फ मेंबर्स ही जा सकते हैं। तो जियांग कहती है कि मैं सी क्लब की मेंबर हूँ। अब ये दोनों इस प्राइवेट रूम में आ जाते हैं जहाँ पे मिस्टर ली बैठे होते हैं, लेकिन मिस्टर ली यहाँ पर शू के साथ बैठे होते हैं। जियांग और शू एक दूसरे को यहाँ पर देखकर हैरान हो रहे होते हैं। मिस्टर ली कहने लगते हैं कि आखिर तुम दोनों बगैर इजाजत के यहाँ कैसे आ सकते हो। तो यंग जियान कहता है कि मुझे लगता है कि आपकी याददाश्त खराब हो गई है, क्या आप इसको नहीं पहचान पा रहे। यंग जियान कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं याद दिलाने में तुम्हारी मदद करता हूँ। ये इसको जबरदस्ती ड्रिंक पिला रहा होता तो कहने लगता है कि मैं भी पुलिस को कॉल करूंगा। तो जियांग कहती कि कोई मसला नहीं, तुम पुलिस को कॉल कर लो। जब मेरे डैड जिंदा थे तो उन्होंने तुम्हें 3 मिलियन दिए थे। जियांग अब शू से कहने लगते कि मैंने नहीं सोचा था कि बाओ शिंग इस तरह की डेड स्टार्टअप कंपनीज में भी इंटरेस्टेड है। क्या तुम इस बात को लेकर परेशान नहीं हो कि तुम जो पैसे इसमें इन्वेस्ट करोगे वो जाया हो जाएंगे। तो जो हंसते हुए कहने लगता है कि मैंने भी ये नहीं सोचा था कि तुम अभी तक अपने इसी फैसले पर कायम रहोगी और गुस्सा करने से बेहतर है कि तुम
कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के बगैर पुलिस और कोर्ट भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। अब मिस्टर ली भी कहने लगता है कि मुझे सबूत दिखाओ। इतने में वेटर यहाँ की सबसे महंगी वाइन, जिसकी कीमत 100,000 यॉन होती है, वो लेकर आ जाता है। ये वाइन यंगजियान ने ऑर्डर की होती है। यंगजियान कहते हैं कि वाइन मुझे दो। यंगजियान कहने लगता है कि हम इस वाइन की बोतल को तुमने जो पैसे जियांग से लिए हैं उसके इंटरेस्ट के तौर पर लेकर जा रहे हैं। और ये वेटर से कहते हैं कि ये वाइन मिस्टर ली ने ऑर्डर की है, तुम पैसे जाकर इनसे ले सकते हो। ये कहकर कि दोनों बाहर आ जाते हैं। मिस्टर ली सब यहाँ के वर्कर्स को डांटने के बाद शू के पास आता है। कहने लगता है कि आजकल इस तरह के अजीब लोग भी होते हैं। ये लड़की बगैर किसी सबूत के मुझे ब्लैकमेल करने के लिए यहाँ पर आ गई। शू कहने लगता है कि जो आपने मुझे फाइनेंशियल रिकॉर्ड की फाइल दी है उसके अंदर 3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड है, लेकिन उसका सोर्स किसी को भी नहीं पता। ये कुछ कहने लगता है तो शू कहता है कि बाओ शिंग इन्वेस्टमेंट करने से पहले ऑनर की रेपुटेशन को भी देखता है। पहले अपने ये कर्ज का मसला हल करो और इसी तरह से हम मिलकर काम कर सकते हैं। मिस्टर ली शू से डरते डरते हाथ मिला ही लेता है कि ये ऐसा ही करेगा और जाते हुए कहता है कि इस वाइन का बिल पे करना नहीं भूलना। अब जब जियांग वापस आती है, मास्टर जांग कहते हैं कि तुम्हें आजकल बहुत ज्यादा आना जाना पड़ रहा है, इसीलिए हमने तुम्हारे लिए एक इलेक्ट्रिक बाइक रेंट पर ली है और ये इसकी चाबियां जियांग को दे देता है। जियांग को बहुत ही अच्छा लगता है कि ये लोग इसकी कितनी परवाह करते हैं, लेकिन जियांग को ये चलानी नहीं आती होती तो ये गिर जाती है। अपने डॉग के साथ जब ये प्रैक्टिस कर रही होती है इस बाइक को चलाने की, तो ये एक बार फिर गिर जाती है। तो जियांग यहाँ पर बैठकर रोने लगती है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 5 खत्म हो जाती है।